Good afternoon, everyone. So today, as I told yesterday, जो हमारा एक टॉपिक बचा है स्टैट्स का, पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं so that हमारे 3 टॉपिक्स पूरे completely कवर हो जाएं and then we'll switch to banking and financial system. So this will half the time we'll be doing statistics and then we'll be moving to the theory paper. First, I'll introduce you, and for that paper, I on the presentation I have definitions of most of the items. But as discussed yesterday, some of you want that I should dictate as well in the class. So few things I'll be dictating, and you can note it down simultaneously. So there are 8 participants. We are 10 of us. So I'll wait for another 1 or 2 minutes and then I'll proceed. Any doubt? किसी को भी कोई doubt है तब तक we can discuss that. I hope the presentation is visible. If not, let me know. So yesterday we started with the second part of measures of variation. We completed standard deviation. Standard deviation को हम root mean squared deviation भी बोलते हैं. और हमने I'll highlight this also, and today I'll send this presentation. Then we saw that range और interquartile, interpercentile में क्या problem होती है, mean deviation में ऐसी क्या problem होती है कि हमें standard deviation measure use करना पड़े, and we can safely conclude that mostly researchers use this method. So this is the most popular to measure variation researchers. Then these are the formulas, different formulas of calculating standard deviation. In total we have 3 methods. एक तो simple होगा जब mean calculate करके होगा. Second होगा कि mean को calculate करे बिना हम एक mean assume करते हैं A और उससे deviations लेके हम calculate करते हैं standard deviation. And third है हमारा जब हम mean calculate करते हैं और बिना deviations के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं. देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सबके फॉर्मूलाज इसमें दिए हुए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस दीस फॉर्मूलाज वन बाय वन. दिस वाज द क्वेश्चन. यहाँ 94 होगा सम, जैसे हमने कल देखा था. ये बुक में एरर है तो ये ध्यान रखना. और ये कल हमने पूरा कैलकुलेट किया था एक एक करके. देन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी डिड. इसमें आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि करेक्टेड समेशन एक्स कैसे आया, करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आया, उसके अकॉर्डिंग फिर करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में 6 प्रॉपर्टीज देखी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन में वी हैव 3 प्रॉपर्टीज एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सिंपल. So the first property says that if any constant k is added or subtracted from each value in a given series, then the value of standard deviation remains unaffected. कि कुछ भी हमने ऐड किया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया, अगर हर एंट्री से किया है, हर डेटा एंट्री से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा. तो फर्स्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन टुगेदर इन द क्लास टू सी कि इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू और नॉट. सो पहले आप लोग ये नोट कर लो डेटा फिगर्स 3, 7, 12, 15, 18 एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. हम साथ में करते हैं. यू प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर notebooks and then we'll do it together. So हमारा क्वेश्चन है 3, 7, 12, 15, 18. So सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले we'll see कि मीन क्या है. तो एनीवन मीन कैलकुलेट हो गया?
किसी का भी 11 सॉरी 11 ठीक है। सो 11 आ गया हमारा मीन। अब हम डेविएशंस देखेंगे हर से और उनको ऐड करेंगे। तो वी कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑल्सो इफ यू वांट। 3, 7, 12, then we have 15, then we have 18। अब हम 3 का डेविएशन देखते हैं कितना रहेगा। 3 minus 11 it will be -8। then we have -4। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा होगा मुझे बता देना। अभी हम क्या करें, हम डेविएशंस ले रहे हैं। जैसे 12 minus 11 that will be 1। then 15 minus 11 is 4। then 18 minus 11 is 7। अब इनका सबका स्क्वायर लेंगे। 8 स्क्वायर 64 होगा। 4 का होगा 16। 1 का 1 ही रहेगा। फिर 4 का होगा अगेन 16। फिर 7 का होगा 49। तो ये हमारा वो आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो आई डू, एक मिनट। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी ने कैलकुलेट किया? सबसे पहले तो हम इन्हें ऐड करते हैं। 64 प्लस 155। ओके वेट, तो ये आएगा एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से ओके, तो ये आया 146/5। और इसका हम लेंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 146 डिवाइड बाय 5 इज 5.40। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। किसी को इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है? अगर है तो मैम। ओके। फिर अब हमने इसमें सबसे पहला मैम जी, ये वाली कैलकुलेशन पेपर में से आ सकती है सॉल्व करने के लिए? नहीं, अभी हम बस प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आ सकती, बट अगर ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर देंगे तो बस इतना क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और वो बोलता है कि अगर 4 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या होगा। और फिर 4 ऑप्शंस होंगे, तो तुम्हारा आंसर रहेगा इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो वी आर प्रूविंग मैम दैट। बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो कभी नहीं आते ना, मतलब ऐसे ही नहीं नहीं इतने। नहीं। ओके तो मैम। हम फर्स्ट इसमें देख लेते हैं। पहले वो बोल रहे हैं 4 ऐड हो गया हर ऑब्जर्वेशन में। हमारी ऑब्जर्वेशन पहले 3 थी ना, तो अब 3 हो गई 7। फिर हमारा 7 हो गया 11। 12 हो गया, 12 plus 4 is 16। then 15 plus 4 is 19। and then 18 plus 4 is 22। तो हमारी नई ऑब्जर्वेशंस आ गई। तो अब मैम ये कहाँ से आई नई ऑब्जर्वेशन? देखो, ये हम यहाँ बोला है ना फर्स्ट पार्ट में कि अगर 4 इज एडेड तो क्या होगा। तो अब हम 4 ऐड कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन में। 3 में, 7 में, 12 में, 15 में, 18 में। ओके यस मैम। ठीक है, अब इसका मीन निकालो कोई। ये जो नई ऑब्जर्वेशंस आई ना, इनका नया मीन आएगा। तो मीन होगा, इन सबको ऐड कर देते हैं। क्या आएगा? 7 + 11 + 12 + 15 + 22 डिवाइडेड बाय 5। 75 15 होगा मीन। देख लेते हैं। 7 + 11 यस मैम 15 है। 15 है ना? ठीक है। 16, 19, 22 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 15। अब नया मीन आ गया 15। अब हम देखेंगे कि सबसे डेविएशन। तो 7 से 15 करेंगे तो आएगा -8, और स्क्वायर भी साथ ही कर लेते हैं 64। फिर 11 से जब हम करेंगे तो आएगा -4 और 16। फिर 16 से जब हम देखेंगे 16 1, फिर 1 इसका स्क्वायर। 19 - 15 होगा 4, 16 होगा।
फिर 22 माइनस 15 होगा 7 और फिर 49 होगा। अब इसका सम करना जरा। मैम सेम ही होगा क्या 146? हाँ सेम ही आएगा। 146 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट विच विल बी अगेन 5.4। सो व्हाट वाज द प्रॉपर्टी सेइंग कि अगर हम हर वैल्यू में कोई भी कांस्टेंट k ऐड कर दें, इस केस में 4 है, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन अनअफेक्टेड रहता है। और ये हमने देख लिया, पहले भी हमारा 5.4 आ रहा था, अब भी हमारा 5.4 आ रहा है। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो अब आप लोग I'll wait for 2 minutes, I'll give you 2 minutes। इसमें सेकंड पार्ट में बोल रहा है हर ऑब्जर्वेशन से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या क्या रहेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये कैलकुलेट करो एंड चेक करते हैं प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू कर रही है या नहीं। मैम ये जो रूट 146/5 है इसकी वैल्यू 5.4 आई। इसका अंडर रूट है ये, सॉरी, इसका अंडर रूट निकालना है। स्टैंडर्ड ओके डिविएशन है ना, अंडर रूट मैम। निकालना है, ठीक है। अब तुम ये वाला करो सेकंड पार्ट। I'll give 12:15 तक मैं टाइम दे रही हूँ, तुम करो, फिर मैं करती हूँ सॉल्व। पहले सब में 5 सब्ट्रैक्ट करना, फिर नया मीन निकालना, फिर डिविएशंस देखना, डिविएशंस का स्क्वायर करना, फिर दैट डिवाइडेड बाय 5, उसका अंडर रूट देखना। आई होप सबका आंसर वही आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है लेट मी नो, आई विल डू इट। क्या किसी को भी कोई डाउट है मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ क्वेश्चन सॉल्व, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके देन नेक्स्ट इज, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट का देखा है ना, तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है हर एंट्री किसी भी कांस्टेंट से, अगेन कांस्टेंट लेट्स से k, then the standard deviation is also multiplied or divided by the absolute value of the constant। so पहले हमने देखा था अनअफेक्टेड रहेगा, बट इस केस में हम देखेंगे कि ये वो हो रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, डिपेंडिंग कि क्या हो रहा है। तो अब हम ये भी करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जो हमारी पहली वो थी ना एंट्रीज, वही लेते हैं और हम देखते हैं, हम हर एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आता है। तो हमारी एंट्री थी पहली 3 into 4 will be 12, 7 into 4 will be 28, then 12 into 4 48, 15 into 4 is 60, और फिर नेक्स्ट क्या है 18 into 4, 18 into 4 is 72। ये हमने सारी ले ली। अब हम पहले मीन निकालेंगे, इसका मीन कैलकुलेट करो कोई। इसका 42। 44 तो नहीं है? 42 आ रहा, रीचेक करती हूँ। एक मिनट चेक करती हूँ मैं भी। 48 60 72 डिवाइडेड बाय 5।
42 ही श्योर है। 42 ही है, एक मिनट अभी check कर रही हूँ। मैम 44। 44 आ रहा है। मैम 44 आ रहा है। हाँ 44 आ रहा है। यस मैम 44। ठीक है, ये देखो ना, सम आएगा 220 इन सबका, और उसको हम जब डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर 44 आएगा। अब हमारे पास ये आ गया मीन। अब हम फिर से डेविएशंस लेंगे। 12 से 44 की लेंगे तो आ जाएगा -32। फिर हम लेंगे 28 से तो -16। फिर एक मिनट, ओके, 48 से जब लेंगे 44 की तो आ जाएगा 4। 60 से जब लेंगे तो आएगा 16, और 72 से जब लेंगे तो आएगा 28। अब इन सबका स्क्वायर भी करना है, तो एक एक करके स्क्वायर करते हैं। 32 का स्क्वायर होता है 1024। अगर मैं कोई गलती कर रही होंगी तो करेक्ट कर देना। 16 का होता है 256। फिर 4 का होता है 16। फिर 16 का होता है 256। फिर 28 का होता है, एक मिनट, 784। ठीक है, अब इनका सम ऐड करो, क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इसका सम इसमें दिया हुआ है 2336 डिवाइड बाय 5, और इसका अब अंडर रूट। किसी का हुआ सॉल्व? इसका अंडर रूट 21.6 आ रहा है मेरा। अब इसका हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 21.6, और पहले क्या आ रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5.4। तो अगर हम 5.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 21.6 ही आ रहा है। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारा 5.4। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारा आ रहा है 21.6। तो वो यही कह रहा था कि जब भी हम सीरीज की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी एक कांस्टेंट से, इस केस में 4 है जैसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। सो वी सॉ इन द कैलकुलेशन कि पहले 5.4 था हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, पर जब हमने 4 से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो वी कैन सेफली कंक्लूड कि ये प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करती है। तो एड, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20 और हर वैल्यू में 3 ऐड हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या होगा? तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, तो तुम्हारा आंसर अनअफेक्टेड है। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि एवरी वैल्यू इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3, तब तुम 20 into 3 60 हो गया SD, तो तब तुम ये लिखोगे। तो मैम 336 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 21.6 नहीं आता। अंडर रूट लेना है ना इसका, स्टैंडर्ड ओके डिवीजन मैम। इसका अंडर रूट लेना है। उसका सिंबल दिख नहीं रहा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसका अंडर रूट लेना है। I hope this is clear now, ये दो properties. Now we'll move to the third property. इसमें वो बोल रहा है, ये फॉर्मूला है, ये ऊपर भी मैंने स्लाइड में डाला हुआ है। अगेन आई हैव एडेड दैट अगर किसी भी दो डेटा सेट्स, डिफरेंट डेटा सेट्स का हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो हम इजीली वो कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। उसका ये फॉर्मूला होता है, n1 will be the number, then standard deviation 1 का square, then standard deviation 2 का square. ये इसके लिए क्वेश्चन भी have added, देखो तुमसे होता है कि नहीं। This is the formula and this is the question. इसका ले लो, कोई स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ले लो, और फिर we'll do one question. This is the question.
पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कि N1 क्या है, N2 क्या है। I'll start at 12:23. तुम आराम से सोच लो. I'll do the question. Okay, so we will start. सबसे पहले हम देखते हैं इसको एक टेबल में मैं डाल देती हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे मीन. मिनट्स में आएगा मीन. सबसे पहला मीन है हमारा 80. 1 आवर वो दिया हुआ है ना, 1 आवर 20 मिनट्स, तो वो हो जाते हैं 80 मिनट्स. और सेकंड है यार प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखा करो, बाकियों को प्रॉब्लम होगी. ओके, सो सबसे पहले मीन ले लिया हमने मिनट्स में 80 एंड 100. फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी मिनट्स में. That will be 16 for the set 1 and 25 for the set 2. Then we'll take number. नंबर है पहले में 32 ट्रायल्स थे और नेक्स्ट में है 8. तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप यहाँ से क्लियर है. 32 ट्रायल सेट 1 में दैट्स द नंबर. मीन टाइम दिया हुआ था 1 आवर 20 मिनट्स, वो हमने लिख लिया 80. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन थी 16. ये सेट 1 का डेटा है. और अनदर सेट ऑफ ट्रायल्स में 1 आवर 40 मिनट्स थे, तो मीन है 100 मिनट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 मिनट्स और नंबर है 8. यहाँ लिख देते हैं अनदर सेट ऑफ 8 ट्रायल्स. मेंशन ही नहीं था. अनदर सेट ऑफ 8 ट्रायल्स, तो n is 8, mean 100 minutes and standard deviation is 25 minutes. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई. अब हमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो पूल उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. हमें चाहिए N1 हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, हमें डेविएशन चाहिए D1. तो D1 निकालने के लिए पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ता है. ये मेरे साथ साथ करो तो ही समझ आएगा. आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो हम पहले कर चुके हैं. N1 कंबाइंड मीन निकालना है तो बताओ, मैं निकाल रही हूँ साथ साथ. N1 इंटू मीन ऑफ फर्स्ट, सो 80 प्लस 8 into 100. Then we'll divide the entire thing by 32 plus 8, which is equal to, ऊपर आएगा 3360 divided by 40, which is equal to 84. ये हमारे पास कंबाइंड मीन आ गया. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ऊपर हमने बस वो लिखा है जो क्वेश्चन में दिया था, और अब हमने कंबाइंड मीन निकाल दिया क्योंकि हमें डेविएशंस चाहिए. D1 और D2 चाहिए. कंबाइंड मीन आ गया हमारे पास. अब हम निकालेंगे डेविएशन. डेविएशन कैसे आती है? D1 सबसे पहले सेट 1 की लेते हैं. तो 84 कंबाइंड मीन है और उधर ऊपर 80 था, तो 80 माइनस 84, मतलब हम ये देख रहे हैं कि कंबाइंड मीन से इंडिविजुअल मीन कितना डेविएट कर रहा है.
तो वो आ रहा है 4, और D2 भी ऐसे हम निकाल लेते हैं, तो 100 माइनस 4 कह रही हूँ माइनस 84 विच इज इक्वल टू 16, ये -4 है। तो ये आ गई डेविएशंस, और ये है हमारा फॉर्मूला। अब हमारे पास N1 भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, डेविएशंस भी हमने निकाल ली है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे कंबाइंड मीन का, कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले वो बोल रहा है N1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर। सो N1 इस केस में 32, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 16, तो 16 का होल स्क्वायर विच इज 256। फिर वो कह रहा है N2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का होल स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है 25, उसका स्क्वायर आई थिंक होता है 625, हाँ यही होता है। फिर वो बोल रहा है अगेन N1 32 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं इंटू डेविएशन का, डेविएशन 1 का स्क्वायर। तो अभी हमने डेविएशन 1 निकाली थी ना, 4 -4, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर वो बोल रहा है N2 इंटू डेविएशन 2 का होल स्क्वायर, तो वो थी 16 स्क्वायर विच इज 256। इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे N1 प्लस N2 से, तो ऊपर आ गया सम 15,752 डिवाइडेड बाय 40, और इसका भी हमने अंडर रूट लेना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो अंडर रूट। आंसर आएगा 19.85। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो अगर दो सेट्स की, तो इंडिविजुअल मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू से वो निकाली जा सकती है। उसका ये वाला फॉर्मूला है N1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, N2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, N1 इंटू डेविएशन 1 होल स्क्वायर, N2 इंटू डेविएशन 2 होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। तो अब हमें ये क्वेश्चन था, उसका हमने पहले तो ऐसे प्रोड्यूस किया डेटा सारा, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, नंबर कितना है। अब हमें मीन इंडिविजुअली गिवन है, हमें सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हमने ट्यूसडे को किया था। तो हम इस फॉर्मूला से N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू मीन 2 अपॉन N1 प्लस N2 से कंबाइंड मीन आ गया 84। अब कैलकुलेट होगा डेविएशंस की, जो इंडिविजुअल मीन है वो कंबाइंड मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो 80 माइनस 84 इज -4 एंड 100 माइनस 84 इज 16, उससे D1 एंड D2 भी आ गया। अब तो बस हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास N1 भी था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी था, हमने D1 D2 भी कैलकुलेट कर लिया था, बस वो डाला और आ गया। इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट हो सकता है बहुत सिंपल फिगर्स दी हो, सब कुछ दियो, N1 भी दियो, SD भी दियो, डेविएशन भी दियो, तो तब शायद तुम्हें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोल दे, अदरवाइज इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं। So these are the three properties. ऐड और माइनस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन अनअफेक्टेड रहेगी, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला होता है। These are the three properties. इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, फिर I'll start variance. मैम थर्ड प्रॉपर्टी बताना एक बार दोबारा से। थर्ड प्रॉपर्टी में बेसिकली वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन हो, तो किसी भी दो सेट के, तो उसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। उसका उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है विच इज अटैच्ड इन दिस इमेज, एंड ये एक हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमारे शुड आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन इफ यू वांट? नो मैम, नो। ठीक है, so this is all about standard deviation. फिर variance आता है, variance बहुत simple है, anyone उसका formula, variance, standard deviation, किसी को कुछ याद हो? Okay,
वेरिएंस कुछ नहीं है, बस स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर है। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन जब भी हम कैलकुलेट करते थे हम अंडर रूट वैल्यू लेते थे ना, बट वेरिएंस उसका होल स्क्वायर होता है, दैट्स इट। इसको सिंपल से उसमें याद रखेंगे। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो वेरिएंस 4 होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हर वैल्यू किसी भी कांस्टेंट के से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मतलब के ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो वेरिएंस अनअफेक्टेड रहेगा। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन में भी यही होता था, हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि वो अनअफेक्टेड है, सिमिलरली वो अनअफेक्टेड रहेगा। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो वेरिएंस ऑफ द न्यू सीरीज वुड बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द गिवन सीरीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन में तो हम सिर्फ के से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, पर वेरिएंस के केस में के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। इन केस ऑफ ऐड माइनस कर रहे हैं अगर, तो वेरिएंस अनअफेक्टेड रह रहा है जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन में रह रहा था। और इस केस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है बाय के स्क्वायर। बस दैट्स ये इट। क्या रहता है वेरिएंस? सॉरी, वेरिएंस क्या रहता है यहाँ पे आप बता रहे थे मुझे? इसमें इससे पीछे वाली स्लाइड करना। हाँ जी, ये लो अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड, ओके ओके। और इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड होगा बाय के स्क्वायर, या बस कैच इतना ही है, के स्क्वायर होगा। देन दिस इज द कंबाइंड वेरिएंस, ये उसका फॉर्मूला है। कुछ नहीं आया, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही होता है वेरिएंस, ऊपर से अंडर रूट हटा दो, फॉर्मूला तो सेम ही है। जैसे इस केस में अगर हम देखें, इस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन तो कैलकुलेट है, वेरिएंस क्या होगा? माय बैड। इसका स्क्वायर हाँ, क्या होगा वैल्यू? इट विल बी 393.8, बिल्कुल उसका स्क्वायर, दैट्स इट। सिमिलरली हम हर का निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन है। इस केस में 21.6 का स्क्वायर होगा, इस केस में 5.4 का स्क्वायर होगा, बस यही होता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। प्रॉपर्टीज भी सेम है, ऐड माइनस होगी कोई वैल्यू तो अनअफेक्टेड रहेगा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो फिर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो, बस के स्क्वायर यहाँ अलग है। कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो फॉर्मूला भी आ जाएगा, इजी है। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन, इसमें सब लिखा हुआ है, तो तुम कैलकुलेट करो कंबाइंड। कंबाइन का फॉर्मूला सेम है। सॉरी, कंबाइन का फॉर्मूला सेम है, कंबाइन। हाँ सेम है, बस उसमें हमने अंडर रूट लगाया था ना, यहाँ अंडर रूट था। आई शो वो यू, स्क्वायर से हट जाएगा, ओके ओके। ये रहा, देखो यहाँ अंडर रूट था, अंडर रूट हटा दो, वेरिएंस आ गया। ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन वही वाला है, सेम जो हमने ऊपर किया था ना, ये वही। अगर अब इसको फिर करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट वही फॉर्मूला हम उसमें डाल देंगे, 393 आंसर आ जाएगा कंबाइंड वेरिएंस का। आई राइट द आंसर, किसी को फिर से करना हो अपने हाथ से तो कर सकता है। ओके, अब जो हम कर रहे हैं शुरू से एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस तो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो भी आंसर आता है वो उसके में यूनिट्स होते हैं। बट इसका जो रिलेटिव मेजर होगा दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका ये फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक, अगर अपनी उसमें लिखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल डालो, एक्स बार डालो, इन 200। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। इट विल बी अ परसेंटेज ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्रेसेस स्टैंडर्ड डिविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन सेट ऑफ डेटा। ये लिख लो एक लाइन, coefficient of variation expresses standard deviation
as a percentage of arithmetic mean of the given set of data. It is a measure of relative variation and इसकी एक चीज थी that it can be more than 100%. So keep in your mind that coefficient of variation can be more than 100%. मैम एक बार रिपीट स्टार्टिंग से. Coefficient of variation expresses standard deviation as a percentage of arithmetic mean of the given set of data it is a measure of relative variation and its value can be more than 100%. मतलब यूजुअली हम देखते हैं ना परसेंटेज तो 100 से कम ही होती है बट इस केस में 100% से ऊपर हो सकती है सीवी की वैल्यू. फिर एक ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते बस स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन यही फॉर्मूला है. तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड डिविएशन किया तो उसका रिलेटिव मेजर इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन. फिर हमने वेरिएंस किया उसका है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हिच इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100. इनटू 100 ही बस डिफरेंस है. अब ये एक क्वेश्चन है. we'll do this to understand that why what is CSD, what is CV, what is the difference. तो तुम स्टार्ट करो. it's 12:39. I'll give you 2-3 minutes. समझो क्वेश्चन को then I'll solve. Here is the question. ओके सो सबसे पहले तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये समझना है कि हम कौन सा मेजर यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली तो बोला नहीं है कि सीवी या सीएसडी निकालना है. तो सबसे पहले तो उसने बोला है वेरिएबिलिटी. उससे ये तो श्योर हो गया कि वेरिएशन का मेजर लगेगा. अब सिंस प्रोडक्शन और वेजेस दो अलग अलग वो हैं यूनिट्स में है. प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है वेजेस रुपीज में होते हैं. तो उनको अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें एक रिलेटिव मेजर ही यूज करना पड़ेगा. इतना क्लियर है. अब हमें टोटल प्रोडक्शन टोटल वेजेस दे रखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी गिवन है मतलब एन भी गिवन है. सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है सीवी का.
उसमें हमें एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होता है जो कि गिवन है 76 और 512, एक चाहिए होता है अरिथमेटिक मीन, वो गिवन नहीं है। पर अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम अपॉन एन। यहाँ सम टोटल दे रखा है और एन भी दे रखा है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन। सो मीन विल बी 38,000 divided by 100, which will be equal to 380, और सेकंड का मीन होगा 3,20,000 divided by 100 again, क्योंकि n तो सेम ही है, which is 3,200। अब हमें निकालना है CV। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये है फॉर्मूला। तो CV उसका निकलेगा प्रोडक्शन के लिए निकलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया हुआ है 76, ये देखो 76 दे रखा है प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें हम लेंगे 76 डिवाइडेड बाय मीन निकाला है हमने 380, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। 20% आ रहा है सबका, परसेंटेज इसलिए क्योंकि हमने देखा था इट्स इन परसेंटेज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। यस मैम 20%। ठीक है, फिर हम CV निकालते हैं उसका वेजेस का। वेजेस का उसमें अब देखते हैं क्या दिया हुआ था हमारा। SD था 512, तो 512 डिवाइडेड बाय 3200 इंटू 100, अब आंसर आ गया 16%। सो अब इसमें देखो कि ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसमें है। क्लियरली 20% इज मोर देन 16%, thus production is more variable। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोडक्शन यूनिट्स और वेजेस दे रखे हैं और ये पूछा है कि ज्यादा वेरिएबल कौन है। तो उसको निकालने के लिए हम CV निकालेंगे। CV के फॉर्मूला में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन चाहिए होता है। मीन हमारे पास नहीं था, पर मीन का फॉर्मूला हमें पता है सम टोटल अपॉन n। सम टोटल हमारे पास था तो हमने पहले मीन निकाला 38,000 by 100 that is 380, then 3,20,000 by 100 that's 3,200। फिर CV प्रोडक्शन का निकाला, वेजेस का निकाला, एंड वी फाइनली कंक्लूड दैट प्रोडक्शन इज मोर वेरिएबल। दिस इज द रिलेटिव मेजर। अगर CSD निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना सा है, 0.2 0.16 आ जाएगा, यही डिफरेंस है। यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, CV, CSD हम कर चुके हैं, हमने छोटे छोटे न्यूमेरिकल सबके कर लिए हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस मैम। We'll move to next। ये बहुत छोटा कंसेप्ट है एंड मुझे कहीं दिखा नहीं था, आई हैव एडेड दिस। तुम पढ़ सकते हो अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कह लो या अगर कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो बस इतना ही पूछेगा कि शेबिशेव्स थ्योरम इज रिलेटेड टू व्हाट। जैसे स्ट्रूज रूल एक बार पूछ लिया था, तो वैसे अगर कभी पूछ ले तो जब हम अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशनशिप अगर पढ़ते हैं तो एक बंदा था उसने एक थ्योरम दी है जो ही सेज दैट इन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में एटलीस्ट 1 माइनस 1 बाय k स्क्वायर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो लाई करेंगी इसमें विद इन k स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगी। विद इन k स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ मीन, वेट, ओके। सो ही वॉन्ट्स टू से, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें वो बोल रहा है कि मीन ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा ये है, मीन है 64.2, स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.8 और n है 250।
और उसने बोला है कि अब लिमिट्स ढूंढो, फाइंड लिमिट्स विद इन विच एटलीस्ट 210 ऑफ द ऑब्जर्वेशन वुड बी इंक्लूडेड। तो वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 210 विल बी इंक्लूडेड। इसका मतलब होता है 210 पहले हम निकालेंगे 210 बाय 250 मीन, या इसे हम बोल सकते हैं 21 डिवाइड बाय 25। सो ही द क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि हमें 21 बाय 25 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड करनी है। तो इसको सिंपल हम ये समझते हैं कि हम इसमें ना इससे इक्वेट करेंगे जो इसने ये फॉर्मूला दिया है। अगर ये ज्यादा समझ नहीं आएगा इट्स ओके, देयर इज नथिंग टू पैनिक, ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन का वो है। के स्क्वायर, इसको हम इक्वेट करेंगे 21 डिवाइड बाय 25 से, उससे हमारी वैल्यू आ जाती है के की 2.5। तो जब 2.5 वैल्यू आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 250 में से ना 210 आइटम्स हैं वो अरिथमेटिक मीन के 2.5 इधर या 2.5 उधर होंगी, उसी में इंक्लूडेड होंगी। ये के की वैल्यू है, हमें के की वैल्यू कभी कैलकुलेट करने को नहीं आएगी, बस एक्सप्लेनेशन के लिए है कि वो बंदा ये शेबिशेव थ्योरम बोलता था कि 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर से हम लिमिट्स निकाल सकते हैं कि मीन के कितना के इतने टाइम्स आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम प्लस माइनस करें तो कितनी ऑब्जर्वेशंस आएंगी। तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना समझ लो कि अगर कभी भी आया शेबिशेव्स थ्योरम इज रिलेटेड टू व्हाट, सो इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट कभी भी मास्टर्स में भी पढ़ाया नहीं जाता और कभी यूज भी मैंने पर्सनली इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक नहीं देखी, बट बस इतना याद रखना अगर ये थ्योरम का नाम पूछ ले, दिस इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, देन देयर इज जेड स्कोर, एक कॉन्सेप्ट होता है जेड स्कोर का, वो भी अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशनशिप डिटरमिन करने में हेल्प करता है। तो हम एक जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कभी भी जेड स्कोर कैलकुलेट करने को बोल देना तो उसका ये फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैम इसका भी न्यूमेरिकल आता है? इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, वैसे कभी नहीं आया, बट जेड स्कोर का ये फॉर्मूला है। जेड स्कोर क्यों यूज होता है ये बस एक बार समझ लो, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेट। मतलब जब भी हमें डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है ना तो हम जेड स्क्वायर, होता क्या है जेड स्क्वायर, मीनिंग क्या होता है? ये जेड स्क्वायर ना बेसिकली जब एक रिलेशनशिप बनाता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, जिससे हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है डेटा सेट में, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, अगर हमें उन्हें उनकी रिलेटिव पोजीशन डिटरमिन करनी है तो हम जेड स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। I'll give you an example। जैसे ये क्वेश्चन है, इस एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ जिसका हमें मीन पता है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, मतलब जितने भी बच्चों ने टेस्ट, सपोज 50 बच्चों ने दिया टेस्ट, और उससे हमें ये पता है कि अरिथमेटिक मीन हमारा कैलकुलेट हुआ 65 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ 8। अब ये पता है कि दो कैंडिडेट्स थे, एक के मार्क्स आए 76, एक के 59 आए। अब अगर हमें इनका कभी बोल देना स्टैंडर्डाइज करना है स्कोर, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है ये देखना कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन के कितना आसपास है, तो हम उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तुम्हें कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, बस एक मेजर होता है। सो इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ करके दे देती हूँ क्वेश्चन एक, सो दैट समझ आ जाए। एक मिनट, ये था ना क्वेश्चन, मैं यहाँ आंसर निकाल के दे देती हूँ जेड स्क्वायर कैसे होगा। बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक मेजर होता है रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हायर लेवल के हैं। तो इसमें अब x दिया हुआ 76, मीन दिया हुआ 65 और डिवाइड करना है बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 8। तो z स्कोर पहले कैंडिडेट के केस में आ जाएगा 1.5 और z स्कोर सेकंड कैंडिडेट के केस में आ जाएगा 59 minus 65 again divided by 8, which is equal to minus 0.625.
तो अब जब ये हमने निकाला, इसका मतलब ये है कि जो पहला कैंडिडेट है जिसका स्कोर 76 है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन उसका जेड स्कोर आया 1.5, तो इसका मतलब ये होता है कि 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस टू द राइट ऑफ मीन स्कोर। मतलब मीन हमारा 65 है और 76 65 से बड़ा है, तो मतलब राइट साइड है। जब भी एक्स की वैल्यू मीन से बड़ी होती है, ये हम आगे जाके बहुत कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो हम पढ़ेंगे बार बार, बट जब भी जेड की सॉरी एक्स की वैल्यू दैट इज 76 इस केस में मीन से बड़ी होती है, तो मतलब हम बोलते हैं इट इज राइट साइड ऑफ द मीन, और 59 इज लेफ्ट साइड ऑफ द मीन। तो इस केस में जो पहला कैंडिडेट है उसका हम बोल सकते हैं कि ये जो उसका स्कोर है दैट इज 1.5 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन राइट ऑफ द मीन। एक इंटरप्रिटेशन टेक्निक है। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसका लेफ्ट साइड है 0.625 स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट साइड ऑफ द मीन। तो इससे हमने ना स्कोर्स को बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहला कैंडिडेट तो राइट साइड है, कितना राइट साइड है 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम्स, और दूसरा कैंडिडेट है वो लेफ्ट साइड है। तो जब ग्राफ्स पढ़ते हैं तो ये चीजें काम आती हैं। तुम बस थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए होता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब इससे हम एक तरह से समझो कि रिलेटिव पोजीशन पता चल रही है ना, उस बंदे के आए 76 मार्क्स, तो अगर हमें पता चल रहा है मीन के वो राइट साइड है, और कितना राइट है 1.5 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन। सिमिलरली जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी पोजीशन क्या है, मीन के लेफ्ट साइड पड़ेगा, वो कितना लेफ्ट साइड पड़ेगा 0.625 लेफ्ट साइड पड़ेगा। इससे हमें ये चीज समझ आ रही है, ये होता है जेड स्कोर। और एक हमारा कंसेप्ट है ये रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएशन। जैसे हमने इंपेरिकल रिलेशनशिप की थी मीन मीडियन मोड की, अगर तुम्हें याद हो, मोड इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो सिमिलरली ये भी एक इंपेरिकल रिलेशनशिप ड्रॉ होती है। 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन which will be equal to 6 times quartile deviation। थोड़ा सा याद रखना ये 4 5 6, जैसे कल हम फॉर्म क्वेश्चंस कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऑप्शन आ सकती है, तो एस डी एम डी क्यू डी को इधर उधर कर देगा, तो तुम उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। बस इतना याद रखना, इसका कोई खास क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, सो आई डिडंट ऐड एनी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। देन एक कंसेप्ट होता है लॉरेंस कर्व का, इनडायरेक्टली उन्होंने इसमें ही डाला हुआ है, तो मैं ब्रीफली बता रही हूँ लॉरेंस कर्व क्या होता है। किसी को पता है लॉरेंस कर्व क्या होता है? व्हाट डज लॉरेंस कर्व शो, व्हाई इज इट कंस्ट्रक्टेड? इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, किसी ने पढ़ा हो कभी? ओके, आई विल एक्सप्लेन। जब भी इकोनॉमी को हम पढ़ रहे होते हैं मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, किसी भी लेवल पे, तो वी वांट टू नो कि इनकम्स में कितनी इनइक्वालिटी है। तो उस इनइक्वालिटी को पढ़ने के लिए लॉरेंस कर्व बनता है। और ये जैसे कर्व बना ना, तो इसमें अगर आप देखो लाइन अगर सीधी है, जितनी लाइन सीधी होगी ना 45 डिग्री की होगी, उतनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर बहुत ऐसे कर्व्ड होगी तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द एक्चुअल, और अगर दिस इज इक्वल, तो हर इकोनॉमी चाहती है कि उसकी सीधी लाइन आए, जितना वो क्लोज जाए लाइन के दैट्स गुड, दैट मींस देयर इज इक्वालिटी इन द इकोनॉमी। ये बस लॉरेंस कर्व ये बोलता है, तो इसको एक लाइन में प्लीज लिख लो, क्योंकि कभी स्टैट्स में नहीं बट वो इकोनॉमिक्स या किसी और में भी पूछ सकता है दैट व्हाट डज लॉरेंस कर्व शो। सो लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिक मीन, Lorentz curve is a graphic means to study primarily the inequalities of incomes in an economy. Lorentz curve is a graphic means to study
primarily the inequalities of incomes in an economy. For this, the actual distribution of income is plotted by means of a curve and viewed against the line of equal distribution of income. The departure of the curve from this equal distribution line indicates the extent of inequalities. The departure of the curve from this equal distribution. यार आपको म्यूट कर लो. The departure of the curve from this equal distribution line indicates extent of inequalities. And if you want to write, you can write that if there's a greater departure, that means zyada inequalities hai. As I told you, every economy wants to reach a 45-degree line, पर अगर उसका कर्व ज्यादा उससे दूर है, तो it means there's more inequality in the economy. That's all about Lorentz curve. Stats के अंदर शायद ना पूछा जाए ये question, but in general ये question काफी बार काफी तरह के competitive exams में आ चुका है Lorentz curve पे. तो बेसिक इतना याद रखना, inequality of income को पढ़ने के लिए curve बनता है. 45-degree line is equality वाली line, और उसके जो भी इधर उधर होगी that is inequality. Practice questions में मेरे पास 2 ही question है इस part से, so ये कर लेते हैं, उसके बाद we'll move to the next topic. Wait, इसको छोटा करते हैं. Okay, it's 1 minute for 2 questions. Next is
या हो गया ना, ठीक है। आंसर 1 इज सी, ऑप्शन सी इसका इंटरव्यू, एंड सेकंड का इट्स अगेन सी, वैलिडिटी, डेटा इंटीग्रिटी। मैम फर्स्ट का इंटरव्यू कैसे है? इंटरव्यू ऐसे है क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन वो है ना इलिटरेट है, तो क्वेश्चन एयर शेड्यूल उनके लिए वर्क नहीं करेगा। बेस्ट ये है कि यू गो टू द देम और उनका खुद से इंटरव्यू लो, उनसे उनकी लैंग्वेज में, उनकी Okay. लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछो। Any doubt in any of this? Because इसके बाद we'll be switching the subject. मैम सेकंड का आंसर नहीं बताया। सेकंड का भी सी है, एक मिनट। वैलिडिटी ऑफ डेटा, वैलिडिटी। हाँ जी, वैलिडिटी ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी। इसमें किसी में भी ऊपर कोई मेजर में डाउट? नो मैम। Okay, we'll move to next. So now we will start with banking and financial system. I think management में ये topic है ही नहीं all together ऐसे अलग से जितना commerce में है। नो मैम, लास्ट यूनिट में इंस्टीट्यूशन है आई थिंक। तो मैम हमारे मैनेजमेंट में नहीं है। नहीं है ना? नहीं मैम। फिर तुम थोड़ा बहुत तो सुन लो, बिकॉज अगर अपार्ट फ्रॉम नेट इसमें कुछ टॉपिक्स तो एक तो होंगे जो जनरल नॉलेज में हेल्प करेंगे काफी, तो शायद इधर उधर से कुछ भी घुमा के पेपर 1 में कभी आ जाए तो हेल्प हो सकती है। प्लस अगर कभी लाइफ में आगे तुम्हें वो करना होगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा बैंकिंग से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, राइट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज टू बैंकिंग टू एनी ऑफ द पेपर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मैम इसमें ये है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस, ये सब है। एक ही मतलब लाइन है इसकी। अच्छा, बस एक ही लाइन है, चलो ठीक है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो कुछ टॉपिक्स तो तुम्हारे ओवरलैप होंगे, कुछ बाकी फिर एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे बिकॉज़ कॉमर्स। वर्ल्ड बैंक भी आते हैं क्या इसमें? आई थिंक वर्ल्ड बैंक इज इन इंटरनेशनल बिजनेस। Yes मैम, वो इंटरनेशनल में। हाँ, इस टॉपिक में मैं I'll come to the syllabus and then we'll एक मिनट। ओके मैम। एक तो मैंने आज सुबह देख रही थी, तो वही 4 to 5 क्वेश्चंस पर पेपर आ रहे हैं इसमें से भी। और नेट में जब मैंने दिया था तब भी ऐसे था, वो यूजुअली टॉपिक वाइज एक टॉपिक के एक ही साथ क्वेश्चंस होते हैं, तो विच इज वेरी गुड, बहुत कन्वीनियंट होता है बिकॉज तुम माइंड में वो खोल लेते हो। बाकी आई थिंक 2019 में ऑडिट के क्वेश्चंस थोड़े से स्कैटर्ड थे, अदरवाइज वो साथ साथ ही पूछे थे, एंड हर टॉपिक की काफी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली होती है। हाउएवर कभी कभी एक आधे टॉपिक को थोड़ा ज्यादा वेटेज मिल जाता है। सो 4 to 5 क्वेश्चंस कॉमर्स के पेपर में तो आ रहे हैं इस सेक्शन से, तो कॉमर्स के लिए तो इजी है। ये 10 सब टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आई मीन द सब टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस हैं जो हमें सारे कवर करने हैं वर्ड बाय वर्ड। इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक होगा? मैम इसमें लास्ट में ये है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, फिर उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस। ओके, बस इतना है। ये ठीक है, ठीक है। फिर हम तुम अपना जो तुम्हें लगेगा पोर्शन उस टॉपिक से है, तुम उस पे ज्यादा फोकस करना। बट अगेन आई वुड रेकमेंड कि सुनना तो सब कुछ, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ तुम्हें हेल्प कर देगा। ओके, तो Okay मैम। हाँ, एनी आई होप मोस्ट ऑफ यू नो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सिस्टम। किसी के लिए बिल्कुल न्यू तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता दो, आई विल कीप द पेस अकॉर्डिंगली। नो मैम। ठीक है। सो फाइनेंशियल सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन आई इंक्लूडेड। जब भी यूजर्स को
जैसे अब okay, let us understand this way. There is a section of our society which are savers, and then there's another section which will require the money for running business or for other things. तो जब भी पैसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से दूसरी के पास जाएगा, मीन सेवर्स से यूजर्स के पास, तो उस टाइम पे हमें फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है. अब जैसे बिजनेस आईपीओज लॉन्च होते हैं, उसका बेसिक मतलब तो यही है कि कंपनी को पैसा चाहिए फर्दर एक्सपेंशन के लिए, मे बी, या अपना डे टू डे रनिंग के लिए. जैसे कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, वो भी आईपीओ लॉन्च करती हैं ताकि फंड्स और आ सके और वो एक्सपैंड कर सके बिजनेस. तो ये सब फाइनेंशियल मार्केट का सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होते हैं. तो entire the process of savings is basically running the financial markets. And जितना हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा हमारे 11th 12th में, एवरीथिंग इकोनॉमिक्स में हम पूरा टाइम यही पढ़ रहे होते हैं, that what is opportunity cost of the money, और पैसा कहाँ कहाँ डाला जा सकता है. So financial markets becomes important for both economic students and commerce students. तो जब भी फाइनेंशियल एसेट्स का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा between the people who have funds and the ones who don't have funds, then the financial system will come into the picture. And हमारा financial market कितना efficient है, इससे decide होगा कि हमारी economy कितनी grow कर रही है. क्योंकि अगर suppose जैसे बोलते हैं idle cash, IDLE एक concept होता है. जैसे लोगों को पहले बहुत आदत होती थी कि वो बैंक्स में पैसा जमा नहीं करते थे और घर पे रखते थे, या ज्वेलरी घर पे रखते थे फॉर अ रेनी डे. दैट मनी वाज नॉट इन द इकोनॉमी, एंड उससे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है. बिकॉज जैसे आई होप तुमने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा होगा. 100 रुपीज तुम बैंक को दो, बैंक 10% रखेगा, फिर वो 90 रुपीज फर्दर लेंड करेगा, फिर 90 रुपीज का 9 रखेगा, फिर 81 फर्दर लेंड होंगे. तो देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. पर अगर पैसा घर पे ही पड़ा रहा, आइडल कैश रहा, या गोल्ड लेके लॉकर में रख दिया, तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. इसीलिए इट इज गवर्नमेंट भी टाइम पर डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है ताकि पैसा इकोनॉमी में आ सके और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो और स्पीड इकोनॉमी की बढ़ सके. So this is the multiplier effect, and मैंने बेसिक चीजें लिख दी हैं. बाकी अगर थोड़ा बहुत डेप्थ में तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होगी, आई कैन डिक्टेट एज वेल अगर तुम्हें नोट्स बनाने होंगे. ये प्रेजेंटेशन तुम्हें मिल जाएगा. यू कैन नोट हियर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी, and a mechanism through which the risk can be transferred from hedgers to speculators. I think हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, so you no need to write. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, in simplest language or simplest words, now how you can write like what is financial system? फाइनेंशियल पहले फाइनेंशियल मार्केट्स लिखो. फाइनेंशियल मार्केट्स through which funds required by the users are supplied by the savers of the funds. This is the simplest definition of financial markets. I'll be coming to others also. एक मिनट. You want to note it down? तुम साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो, क्रिस्प नोट्स. एंड इसमें ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी कोई भी इकोनॉमी, उसकी ऑपरेशनल पॉलिसीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो फाइनेंशियल मार्केट का होगा, वो लार्जली इन्फ्लुएंस होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से और गवर्नमेंट पॉलिसीज से. फॉर एग्जांपल जब एलपीजी आया था, अभी हम पढ़ेंगे, तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम तब पूरा चेंज हो गया था. तो अकॉर्डिंगली तब पॉलिसीज आई थी. फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, जैसे अभी बैंक मर्जर हो गया था कुछ साल पहले, तो
उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मार्केट्स चेंज हो जाती है, या बहुत टाइम पहले एयर इंडिया को नेशनलाइज कर लिया गया था, अब फिर से उसको बेचा जा रहा है. सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर टू वन ऑफ द मेजर रीजंस जिस पे फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड होगा. So if you want to add, you can write it down in your notebooks that financial markets depend largely on prevailing economic environment as well as the government policies. Then there's a concept of दो terms है important, financial intermediaries and indirect finance, which you should be knowing. तो financial intermediaries क्या होगा? Anyone? मैम बैंक्स वगैरह. Sorry, हाँ बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. या मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, तुम लिख लो. In order to reconcile the interests of users of funds and providers of funds, valuable services are provided by institutions which are known as financial intermediaries. So in order to reconcile the interests of users of funds and providers of funds, valuable services are provided by institutions which are termed as financial intermediaries. And someone was asking financial system की क्या basic definition है, तो वो भी लिख लो. Financial system में वो सारे institutions होंगे. It is a set of institutions like banks, insurance companies, stock exchanges. जो भी हमारे आगे topics हैं basically इस paper के, वो सारी चीजें जब हम include कर दें, वो सारे institutes हम include कर दें that permit the exchange of funds, that entire set is known as financial system. ऑल्सो फाइनेंशियल सिस्टम हर लेवल पे एग्जिस्ट करता है. हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल सिस्टम तो हम सिर्फ ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं या मैक्रो लेवल पूरी इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं. नहीं, देयर इज अ रीजनल कंसेप्ट एज वेल, इट्स अ फर्म कंसेप्ट एज वेल. हर एक फर्म का अपना फाइनेंशियल सिस्टम होता है, हर एक रीजन का अपना फाइनेंशियल सिस्टम होता है, और फिर इंडिया का तो है ही जो हम पढ़ेंगे, और फिर ग्लोबल भी है. So it is a multi-level pervasive है ये concept, हर level पे है. जैसे हम business studies में पढ़ते थे management is pervasive, वैसे financial system भी pervasive है. And second there's a concept of indirect finance, जिसमें basically क्या होता है कि जैसे financial intermediaries हैं हमारे banks वगैरह, ये primary securities purchase करते हैं जो कि ultimate users issue कर रहे हैं, and then वो funds acquire करते हैं और फाइनली उनको सेवर्स को इश्यू करते हैं, जो सिक्योरिटीज होती है. जैसे कंपनीज ने सिक्योरिटीज इश्यू की, वो खरीद के सेवर्स को फिर इश्यू कर दी, तो वो इनडायरेक्ट फाइनेंस का मेथड होता है. सो आई विल डिक्टेट, यू कैन राइट इट डाउन. फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज purchase the primary securities issued by the ultimate users and in turn acquire funds for issuing their own securities
which are tailored, issuing their own securities, which are tailored to the needs of ultimate savers. Especially to relatively small savers. especially to relatively small savers. This is called indirect finance. अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हम पढ़ रहे हैं ये एक और फंक्शन भी प्रोवाइड करेंगी। अगर सरप्लस यूनिट्स हैं हाउस होल्ड्स के पास तो वो एक्सेस कर सकते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स, वो बैंक्स वगैरह से फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी शेयर मार्केट्स वगैरह है, उनसे खरीद सकते हैं और रियल एसेट बिना परचेज किए कमोडिटी मार्केट वगैरह में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब भी फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है और इस सब से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। Now we'll come to Indian financial system. So itna I hope all of us are aware that India 1990s तक planned economic development हो रही थी और उसके बाद post 1990s when we were in debt हमें LPG रिफॉर्म्स लाने पड़े, हमें डीरेगुलेट करना पड़ा इकोनॉमी को, and this led to what India is now. So we'll go through all the phases one by one and I'll dictate briefly about every phase to give you an understanding. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता इतना डेप्थ में तुम लोगों से कि कब कौन सी चीज डी लाइसेंस हुई या ये सब। हाँ, बैंक्स का आ सकता है क्वेश्चन, जैसे 1969 में जब बैंक्स का हुआ था वो, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आ गया, यू गाइज विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। So when we talk about the Indian financial system, ये segregation है जो हम फॉलो करते हैं। There will be financial institutions, regulatory, intermediary, non-intermediary, फिर financial markets भी होती हैं, primary, secondary market तो I'm sure आप सब aware हो। Then there will be organized market, then there will be unorganized जब loans हम money lenders वगैरह से लेते हैं। Financial instruments हैं बहुत सारे, primary, secondary, short term, medium term, long term, कुछ government issue करती है, कुछ banks issue करते हैं, T-bills हो गए, commercial papers हो गए, the lot of instruments, and every instrument is unique in itself. Then there are a lot of financial services, merchant banking हमारा, mutual funds हम आगे जाके देखेंगे, venture capital, even angel fund financing इसमें लिखा नहीं है, but startups उससे financial services avail करते हैं angel investors से, and leasing, credit rating, depositories, ये सब financial services के अंदर आता है। So all this comprises of Indian financial system. Indian financial system is a very big concept. However, इसमें हमें सिर्फ एक overview लेना है, so I'll be a little fast in my approach. Now they have divided financial system in 3 phases up to 1951. That's the phase 1. Then 51 से mid 80s and फिर 90 onwards. ये as such तो नहीं required तुम्हें. I'll be giving you briefly समझाने के लिए कि कैसे अगर कुछ लिखना होगा तो you can stop me. I can dictate if anything you want to write for your notes. So the financial system, अगर हम phase 1 की बात करें up to 1951 जो phase था उसे हम बोलते थे closed circle character of industrial entrepreneurship. You can write briefly that up to 1951 India was having largely closed circle character of industrial entrepreneurship, जहाँ बहुत ही सेमी ऑर्गेनाइज्ड और नैरो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज थी, बिकॉज इन 1947 में when we got independence, at that time our economy was very impoverished.
full hand to mouth चल रहा था सब कुछ. There were hardly any savings. The population was very malnourished. खाना था ही नहीं. और उससे पहले ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ था, वॉर में भी बहुत लोग गए थे. तो इन शॉर्ट इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी. इसलिए इफ यू एवर रीड इंडियन इकोनॉमी में initial 5-year plans, so initially the focus was mainly on food, so that India at least इतना self sufficient हो जाए that we don't have to import our basic necessities. जैसे let's say common इंसान है, when we start our career हम इतना सोचते हैं ना कि बस इतना पैसा तो मिल ही जाए that we don't depend for our necessities on others, need पूरी हो जाए. तो initially वही हमारा as a country भी हम यही चाह रहे थे कि हमारी बस needs पूरी हो जाए. तो उस टाइम पे financial system इतना strong नहीं था. A क्योंकि economy बहुत weak थी. B because government was focusing more on agriculture and related things. They were more bothered about कि सबको भरपेट खाना मिल जाए. और उस टाइम पे इंडस्ट्री पे इतना फोकस नहीं था. However, after 51, when we'll talk next phase में, नेहरू महालक्ष्मी प्लान, जब सेकेंड ईयर प्लान वगैरह आए थे, तब इंडस्ट्री sorry, Closed circle character. In a closed circle character of industrial entrepreneurship. Where इसमें आगे ये भी लिख लो for understanding, wherein a semi-organized and narrow industrial securities market was devoid of issuing institutions. So इस फेज में ये 2-3 चीजें याद रखना, पॉइंटर्स के फॉर्म में चाहे लिख लो. There was a virtual absence of financial intermediaries. लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं मिलता था उस टाइम पे. बैंक्स इतने एक्टिव नहीं थे, ऑल्दो आरबीआई आ गया था, बट उस टाइम पे, अभी भी है, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा मनी लेंडर पे डिपेंड करते थे फार्मर्स. फॉर्मलाइजेशन नहीं थी इतनी सिस्टम की. एंड उस टाइम पे there was economic development was very slow. There was very slow growth. So there was low per capita income, savings भी low थी, national income भी low था, purchasing capacity भी low थी. So this is what it was till 1951, phase 1. Then we come to our phase 2, 1951 से mid 80s तक, वही LPG से पहले तक. तो अब धीरे धीरे फोकस आने लगा, ये समझा जाने लगा कि हाँ, अगर हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, अगर हमारा बिजनेस अच्छा होगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो हम ग्रो करेंगे. तो नेचुरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फोकस धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे आ गया. एंड कन्वेंशनली एवरी इकोनॉमी वर्क्स लाइक दिस. इनिशियली हमारा प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होता है, फिर यू मूव टू द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रीज, एंड थर्डली देयर इज टर्शियरी सेक्टर. हाउएवर, आई होप ऑल ऑफ यू नो, इन केस ऑफ इंडिया व्हाट हैपेंड वाज लीपफ्रॉगिंग. हम प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शियरी सेक्टर पे आए थे. इसीलिए आज भी इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड नेशंस हमारा सेकेंडरी सेक्टर बहुत वीक है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ स्कीम, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप को इतना इम्पेटस दिया जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज. सो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट का चेंज होने लगा पर्सपेक्टिव, धीरे धीरे फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस आई. एंड एट दैट टाइम देयर वाज मोर कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल सिस्टम. व्हाट वी सॉ वाज दैट सिंस देयर वाज मोर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस प्लानिंग की वजह से देयर वाज मोर कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल सिस्टम. एंड जो भी फंड्स होते थे उनको प्रायोरिटाइज किया जाता था टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट. तो इस टाइम पे हम 4 मेन चीजें देखेंगे. यू कैन राइट इट डाउन. There was the first characteristic during this time was public ownership of financial institutions. फेज 2 का बता रहे हो आप? हाँ जी, फेज 2 का बता रहे हो ना? फेज 2. हाँ, फेज 2 में आप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. First is there was more of public ownership of financial institutions.
तो उस टाइम पे ये नेशनलाइजेशन शुरू हो गई थी, जो इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे ना, जैसे एसबीआई था, उसको ये ईयर लिख लेना, बिकॉज आई रिमेम्बर 2019 में जब मैंने दिया था शायद, तब दे आस्क्ड वन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें नेशनलाइजेशन ही पूछी थी विद द ईयर्स, एंड वो बहुत टफ होता है, तुम्हें ईयर्स वैसे याद नहीं रहेंगे, एक आधे का थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस एंड फाइनली रीच द करेक्ट ऑप्शन. सो यू राइट, एसबीआई को 1956 में नेशनलाइज किया था, 1956. LIC को भी 1956 में किया था. कमर्शियल बैंक्स को किया गया था 1969 में. कमर्शियल बैंक को कब किया था मैम? कमर्शियल बैंक्स को किया था 1969 में, और GIC एक है, उसको 1972 में किया था. तो वो जहां तक मुझे याद है उस टाइम उन्होंने बोला था 4 दिए हुए थे और ईयर्स दिए हुए थे और लिखा था मैच द फॉलोइंग. तो अगर एक भी याद आ जाए तो वो ऑप्शंस ऐसे थे कि बाकी 3 एलिमिनेट हो जाते थे और फाइनल आंसर आ जाता था. सो थोड़ा सा आइडिया रखना कि मैम एक बारी रिपीट करना ये सारे. पब्लिक ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट ए है, उसमें वो यही बोल रहा है कि नेशनलाइजेशन हुई थी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन की. SBI 1956 में हुआ था, LIC 1956 में हुआ था, कमर्शियल बैंक्स 1969 में हुए थे नेशनलाइज, और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था ये शायद, हाँ, वो 72 में हुआ था, 1972. फिर इसमें पॉइंट नंबर 2 है इस फेज का, फोर्टिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. पॉइंट 2 इज फोर्टिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. अब धीरे धीरे देखा गया कि जो बैंक की पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको इस तरह स्ट्रक्चर किया जाने लग गया कि जो भी गवर्नमेंट का प्लान्ड पॉलिसीज थी उनके इनटू फाइन ट्यून विद देम. क्योंकि हमने देखा ना अभी नेशनलाइज हुए बैंक्स वगैरह, तो जो भी गवर्नमेंट ने सोचा था कि हाँ अगर हमें सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है या मे बी एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करना है, तो लोन्स वगैरह उसी हिसाब से दिए जाने लग गए. बैंक्स ने अपनी सारी पॉलिसीज को फाइन ट्यून किया विद द प्लान पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, एंड बैंक्स को इनकरेज किया. उस टाइम पे मेनली वही जैसे हम पढ़ रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस था, तो दे वर बीइंग आस्क्ड टू रीओरिएंट देयर पॉलिसीज कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए, ताकि इंडस्ट्री को ज्यादा फाइनेंस मिल सके, सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सके एंड वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन. और उनको इनफैक्ट नए नए टेक्निक्स, जैसे हमने पहले पढ़ी भी हैं, एक होती है अंडर राइटिंग, देन टर्म लेंडिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स, नए नए तरह के टूल्स ऑफ बैंकिंग या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए बैंक्स में, ताकि फंक्शनल कवरेज बढ़ सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पैसा मिल सके. और इस गैप को फिल करने के लिए थोड़ा सोशल कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस किया गया. So this is point number 2. तो पहले पॉइंट में हमने देखा पब्लिक नेशनलाइज कर दिए बैंक, दूसरे में हमने देखा कि उनकी पॉलिसीज उस हिसाब से ऑल्टर की गई. अब थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स. थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स. तो जब हमने देखा कि ये बोला जा रहा है बैंक को कि तुम नई पॉलिसी लाओ, तो हर जब भी बात वो होती है ना, मतलब प्रोटेक्शन लेनी होती है, तो लीगल रिफॉर्म्स कह लो या लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, जब भी कोई चीज लॉ के साथ या लीगल इलीगल फॉर्म में आ जाए तो वो थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो जाती है एंड पीपल स्टार्ट अबाइडिंग बाय इट. सो देयर वर फ्यू लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रहे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज पे, वो पैसे दें इनको दूसरी इंडस्ट्रीज को, ताकि वो बढ़ सकें. जैसे हमने देखा है ना फाइनेंशियल सिस्टम में पूरा टाइम होता क्या है, दैट देयर इज अ सेक्शन जो सेव कर रहा है एंड देन देयर इज अ सेक्शन जो जिन्हें पैसा चाहिए. सो फाइनेंशियल सिस्टम विल अल्टीमेटली लिंक बोथ ऑफ देम. तो
इस केस में अब हमने पहले नेशनलाइज कर दिया, फिर बैंक्स ने पॉलिसीज चेंज कर दी। अब तीसरे में हम देख रहे हैं लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन हो, कि अगर लेंडर पैसा ना दे पाए, नहीं बोरोवर, हाँ सॉरी, अगर बोरोवर पैसा ना दे पाए तो लेंडर को क्या प्रोटेक्शन मिलेगी। तो बहुत सारे लेजिस्लेटिव कोड्स आए इस टाइम पे। कंपनीज एक्ट 1956 जो हम पढ़ते हैं वो इस टाइम पे आया। कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट आया जो अब सेबी एक्ट है। फिर MRTP एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो बाद में फिर 2002 में कंपटीशन एक्ट बन गया था। फिर फेरा, फेमा, ये बेसिकली उससे डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से। सो ये सारे एक्ट्स आए गए इन्वेस्टर्स, लेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर पॉइंट नंबर 4 है इस केस में, यू कैन राइट, पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। Participation of financial institutions in corporate management. This was one of the significant feature because अब management and control of companies में there was a involvement of financial institutions. मतलब जो पैसा दे रहे थे companies को, वो management में भी भाग लेने लग गए. So it started like this, and this change in approach, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों ले रहे हैं, पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में, इसके मेजरली 3 फैक्टर्स थे. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. फर्स्ट वाज गवर्नमेंट पॉलिसी. Second was structure of the industrial securities. And third was deep involvement of the financial institutions. सेकंड वाला रिपीट करना. हाँ जी, पहला था गवर्नमेंट पॉलिसी, दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, एंड तीसरा था डीप इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनीज through lending operations. In the fortune of the companies through lending operations. So these are the 4 points. मैं briefly repeat कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ मिस हुआ होगा तो लिख लेना. सेकंड फेज है 1951 से मिड 80s में, जिसमें हम देखते हैं गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसीज चेंज होती हैं, फोकस बढ़ जाता है इस पे, इंडस्ट्री पे. अगर किसी ने कभी पढ़ा हो, नेहरू महालनोबिस प्लान था, उसमें भी मेन इम्पेटेंस सेकेंडरी सेक्टर पे था, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड बाय दैट टाइम कि सेकेंडरी सेक्टर अगर ग्रो होगा तो ही इकोनॉमी फाइनली डेवलप्ड नेशन बन पाएगी. हाउएवर इंडिया के केस में लीप फ्रॉगिंग हुई और अभी भी हम देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेकेंडरी सेक्टर से, एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने. एक, पब्लिक इन ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसका ये मतलब था कि एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको नेशनलाइज किया जाने लगा. SBI को 1956 में किया, LIC को भी 1956 में किया. फिर कमर्शियल बैंक्स हुए थे 1969 के टाइम. अगर किसी ने कभी पॉल साइंस पढ़े हो, आई थिंक एट दैट टाइम देयर वाज इंदिरा गांधी, उस टाइम पे नेशनलाइजेशन हुई थी कमर्शियल बैंक्स की. GIC नेशनलाइज हुआ था 1972 में. Then there's fortification of institutional structure. जैसे जैसे नेशनलाइजेशन हुई उसी तरह बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज भी धीरे धीरे चेंज की जाने लगी टू फाइन ट्यून देम विद द गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन. So there was some changes in the way the finance was given to exports and agriculture, houses, yeah, small scale industries. Then third is protection to investors. Since financial market का काम ही होता है lenders और borrowers को एक साथ लाना, और government की policies के according financial institutions अपनी policies अब change कर रहे थे, but government को investors lobby को भी protection देनी जरूरी थी, इसलिए there were a lot of legal legislation passed during this time, starting with Companies Act 1956, फिर Capital Issues Control Act जो अब SEBI Act है, फिर MRTP Act था जो Competition
एक्ट बन चुका है, फेरा अब फेमा बन चुका है. So all this was introduced during this time. And the fourth characteristic is participation of financial institution in corporate management. So पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस financial institutions पैसा देते थे और management में कोई interfere नहीं करते थे. But अब due to three main reasons there was involvement. First was government की policy ऐसी थी, they were allowed to, they were legally permitted. जब उन्हें protection दी गई investors को, उस time पे they were legally permitted few cases में. Second feature was structure of the industrial securities, and third was since financial institution were very deeply involved, क्योंकि पैसा तो वही दे रहे हैं ना कंपनीज को, और पैसे के बिना कंपनी रन नहीं कर सकती. तो कंपनी जितना कमा रही है वो पैसा लगा के कमा रही है, तो इसलिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करने लग गए उसमें, उनकी मैनेजमेंट में. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड फेज. अगर कुछ भी किसी को समझ नहीं आया, एनीबॉडी वांट्स मी टू रिपीट एनीथिंग, लेट मी नो. देन आई विल गो टू थर्ड फेज. मैम थोड़ा सा स्लो बोलूं? यस मैम. ओके. बट वैसे अब ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जैसे स्टार्ट्स में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था प्रॉपर्ली. थ्योरी पेपर का ये टेक्निक ठीक है? यस ठीक है. ओके. फिर उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम लिखवा रहे हो, मेरी स्लाइड्स में भी इंक्लूड किया हुआ है आपने? जो मैं लिखवा रही हूँ अब वो मैंने स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, जो मैंने अभी बोला, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ. ओके मैम. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा थर्ड फेज आ गया फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हाँ जी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है. जैसे अब मैंने तुम्हें बीच में लिखवाया बैंक्स कब नेशनलाइज हुए थे, तो अगर तुम्हें पता होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे कैसे बना है, तो इट विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प यू एलिमिनेट ऑप्शंस इन फ्यू क्वेश्चंस. ओके. Okay. Then financial system from 1990 onwards, phase 3 में क्या हुआ था, 1991 में हमारे LPG reforms आए थे. उस टाइम पे we see that there were significant changes in the operational policies and practices of bank और क्रेडिट अवेलेबिलिटी स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर में. अभी भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, जैसे एग्रीकल्चर है हमारा, एजुकेशन, हाउसिंग, MSMEs, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं. तो इनके लिए अगर लोन लेना हो तो रिलेटिवली फॉर्मेलिटीज कम होती हैं. हाउएवर इंटरेस्ट रेट में कोई फर्क नहीं होता, बट फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम होती हैं. तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में थे. और 1990 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ पैसा ज्यादा जाने लग गया था, पर लार्ज इंडस्ट्री की तरफ पैसा कम होने लग गया था. कुछ रेगुलेशंस लग गई थी, क्रेडिट रैशनिंग होने लग गई थी. ये सारे टूल्स होते हैं जो इकोनॉमी का पार्ट है. बट हाँ, ब्रीफली आई एम टेलिंग यू कि इन टूल्स की वजह से पैसा लार्ज इंडस्ट्रीज में कम जाने लग गया और ज्यादा उसमें जाने लग गया था, प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह की तरफ. और इस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम था, उसमें डेवलपमेंट बैंक्स जैसे IDBI, SIDBI, IFCI, ICICI, ये सब का डेवलपमेंट हुआ, ये सब आए. और they were conceived as instruments of state policy of directing capital into a chosen area of industry. तो ये सब ना जो भी IDBI, SIDBI, ये सब बैंक्स थे, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में फोकस करते थे. So, इसका बस इतना सा मतलब है. एंड फिर बाद में धीरे धीरे वो LPG रिफॉर्म्स आएंगे विच इज मोर ऑफ इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, तो वी वोंट बी कवरिंग देम. बट इतना तो आई होप तुम्हें पता होगा कि इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर अलाउड एंड ग्लोबलाइजेशन हुई थी, वी वर इंटीग्रेटेड. एंड फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरनाइट खुल जाता है टू द इकोनॉमी. इन्वेस्टर्स बाहर से पैसा ला सकते हैं और हम ले जा सकते हैं. हाउएवर वो धीरे धीरे बहुत सारी रेगुलेशंस है उसकी, धीरे धीरे ओपन अप हुआ था. और उस टाइम पे ये UPI वगैरह भी सेटअप हुआ था. तो ये तुम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो. तो अगर अब इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए आफ्टर मतलब 90s के बाद बात की जाए, तो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैव बीन विटनेस्ड. डीरेगुलेशन हुई है फाइनेंशियल सिस्टम की, कंपटीशन बहुत इंटेंसिफाई हो गया है, कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन हुए हैं. और बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे. SEBI हो गया, IRDA हो गया, PFRDA हो गया, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं. और
yeah, that's the main overview of our financial system. That's it. और ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड इंडियन म्यूचुअल फंड्स मार्केट, ये भी इसी टॉपिक के अंडर कवर्ड होता है, उसके बाद फिर बैंकिंग होता है. सो आज का ये लास्ट टॉपिक है. आई डिक्टेट इसमें थोड़ी सी चीजें. सो यू कैन राइट व्हाट इज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. DFI इसे बोलते हैं हम. DFI सच एज DFI such as IDBI and ICICI, which were largely known as developmental banks. IDBI and ICICI. Which were largely known as developmental banks. Is a financial institution, a developmental financial institution such as IDBI, ICICI, also known as developmental bank, is a financial institution that provides risk capital for economic development, projects on a non-commercial basis. So we saw at that time कि ये जो banks थे, they entered an arena of new segments, commercial banking, asset management, insurance, separate ventures के through they entered that. ये एक DFHI है, Discount and Finance House of India, ये भी एक development finance institute ही है. इसमें भी several measures initiate हुए उस time पे ताकि नए money market instruments introduce हो सकें. फिर RBI ने dated securities, treasury bills, open market operations, इन सब में they went through all this, ये सब tools उसने अपनाए. And DFHI की अगर मतलब तुम्हें लिखना है तो लिख लो, Discount and Finance House of India, DFHI is the principal agency for developing a secondary market for money market instruments and government. ma'am secondary. DFHI is the principal agency for developing a secondary market for money market instruments and Government of India treasury bills. बता दो. एंड उसके बाद हमने देखा था फिर सेबी वगैरह जब आ गया था धीरे धीरे 92 के बाद स्टॉक मार्केट में भी लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था. इनिशियली बहुत कम लोग थे, बट नाउ देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द कंट्री स्टॉक मार्केट, which is a good sign because पैसा आएगा मार्केट में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी. Then there's Indian mutual fund market, तो उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन पहले तो कम था बट अब उनका फेथ थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है. सो म्यूचुअल फंड्स में भी ग्रोथ है.
and now it is regulated under SEBI Regulation Act. And म्यूचुअल फंड्स के डेप्थ में हम बाद में करेंगे, बट आई होप बेसिक तुम्हें पता हो, बाद में कवर करेंगे पूरा टॉपिक एक साथ ही. So this was about the starting first topic में जो वो बोलता है कि overview इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या था. तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या है ये मैंने बता दिया. स्टार्ट कैसे हुआ था, फाइनेंशियल मार्केट्स की डेफिनेशन है यहाँ, फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी, इनडायरेक्ट फाइनेंस की मैंने लिखवा दी थी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की मैंने लिखवा दी थी. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में ये सब है. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इट. इसको सब कुछ डेप्थ में नहीं करना, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स होंगे हम वो मेनली करेंगे, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं से आते हैं. देन दिस इज द ओवरव्यू. डायरेक्टली कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट वो थोड़ा सा पूछ लेता है. जैसे एक बार वही मैं बोल रही थी 19 में उसने वो पूछ लिया था कौन सी चीज कब नेशनलाइज हुई थी. तो अगर एक का भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हो जाएगा. और कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे होते हैं दैट हमें बस टाइम फ्रेम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 50s से पहले इंडिया का फोकस ज्यादा एग्रीकल्चर पे था, तो उस टाइम में फाइनेंशियल सिस्टम इतना बड़ा नहीं था, तो हम डिड्यूस कर सकते हैं कि आंसर ये होगा. तो इसलिए आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट. एंड DFI का मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है. म्यूचुअल फंड मार्केट हम पूरा डेप्थ में जब टॉपिक करेंगे तभी करेंगे. अब एनी डाउट ऑन दिस? No, ma'am. 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार हम पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज द सिलेबस. नेक्स्ट इंटायर वीक हम यही करेंगे. और अगर इसमें अब आई होप थियरी पेपर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑनलाइन में, बट अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज मुझे अभी बता दो. आज वाला टॉपिक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी टू बिल्ड द बेस फॉर द पेपर. इफ देयर इज एनी थिंग यू वांट टू टेल मी, लेट मी नो. मैम एक तो थोड़ा सा स्लो, ओके. और मैम थोड़ा सा मतलब लेमन्स लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो शायद थोड़ा अच्छे से आएगा. ठीक है. I'll see to that. आप सबका मेजर फाइनेंस नहीं है क्या? मतलब is there anyone जिसका मेजर फाइनेंस हो? Most of you are from marketing or something else? Yes, ma'am. HR with marketing. Okay, ठीक है. फिर तो I'll see to it कि मैं थोड़ा बेसिक जाऊं, because I understand थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो. Anything else? मैम, हाँ जी. जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं उनका क्या? वो कैसे? मैं तो ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगी कि क्लास, चाहे तुम्हारा सिलेबस बहुत कम है, बट फिर भी अगर तुम अटेंड करोगे तो तुम्हें एडवांटेज ही रहेगा, बिकॉज इट बिल्ड्स द एंटायर पूरा कॉन्सेप्ट तो एक साथ ही पढ़ना होता है ना. आई नो उन्होंने सिर्फ कुछ चीजें पूछी हैं, बट कॉमर्स वालों को नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी अगर मैं टॉपिक स्किप कर दूंगी तो. मैम या तो सेपरेट क्लासेस जैसे पहले भी हुई है सब्जेक्ट्स पहले की. कैसे चल रहा था तुम्हारा? जैसे अगर कोई डिफरेंट टॉपिक होता था ना तो कॉमर्स की अलग क्लास हो जाती थी, मैनेजमेंट की अलग हो जाती थी. ये 12 to 2 ही? हाँ जी मैम. सो 2 टीचर्स ले रही थी या मतलब कैसे? मैम वो एक ही टीचर थी, मतलब टाइमिंग्स डिवाइड हो जाते थे. अच्छा, जैसे 12 to 1 I teach that topic which is for commerce, and 1 to 2 I teach another, like that. हाँ जी मैम. मैम बट वो ऑनलाइन ही होती थी, वो वहीं पे होती थी. अच्छा ठीक है, फिर मे बी यू नो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगी, वैसे कर दूंगी. अभी मंडे को तो आप लोग आ जाओ, उसके बाद देख लेती हूँ मैं, कर देती हूँ मैनेजमेंट के लिए, फिर कम कर देती हूँ इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू कॉमर्स वाला पार्ट. ओके, ठीक है मैम. और कुछ? बाकी ये PPT में भेज देती हूँ. ओके, चलो यू गाइस कैन गो. आज बस इतना ही, मुझे इंट्रोड्यूस ही करना था. मंडे को वील स्टार्ट टॉपिक 1 अच्छे से. वैसे हमारा टॉपिक 1 हो गया है सिलेबस का, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये हो गया है. बट नाउ आई विल सी कि मैनेजमेंट वालों के लिए, कॉमर्स के लिए कैसे अलग कर दूं. ओके मैम. ओके, Thank you. Bye. बाय.